हेलो दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की किताब से हमारे अतीत। और ये किताब ऐसी है कि आपको हर प्रतियोगिता परीक्षा में आपको पढ़नी ही पढ़नी है। आप इसे बिना पढ़े हिस्ट्री की जो किताब है इसे बिना पढ़े आप कोई भी परीक्षा पास नहीं कर सकते। तो बिना समय गंवाए हुए चलिए हम लोग चलते हैं और पढ़ते हैं हमारा अतीत। तो हमारा अतीत जो है वो उसमें हम लोग सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोग पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले में पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे। दूसरा में पढ़ेंगे आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, ठीक है। और तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे आरंभिक नगर। चौथे में पढ़ेंगे क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। क्या बताती है किताबें और कब्रें। उसके बाद पढ़ेंगे राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। फिर छठे नंबर में पढ़ेंगे नए प्रश्न और विचार। सातवें नंबर में पढ़ेंगे अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध को त्याग दिया, ठीक है। आठवें नंबर पढ़ेंगे खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। नवें में पढ़ेंगे व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। 10वें में पढ़ेंगे नए साम्राज्य और राज्य। और 11वें में पढ़ेंगे इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो हमें जो है इतने सारे चैप्टर पढ़ने हैं हिस्ट्री में, जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे परिभाषा। इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे परिभाषा। परिभाषा यानी कि परिचय होता है, मतलब एक परिचय की तरह पढ़ेंगे कि एक बालक या एक बालिका द्वारा कराया गया है और प्रत्येक अध्याय को कई विभागों में बांटा गया है। इसमें क्या क्या स्रोत हैं वो पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे इसके अतिरिक्त जानकारी। इसमें क्या क्या जानकारी है, बहुत सारे स्रोत हैं, चित्र है, प्रत्येक चित्र को अपनी अपनी कहानी है, इसमें ये पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इसके उपयोगी शब्द, महत्वपूर्ण तिथियां, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अध्याय 1। अध्याय 1 में क्या देखेंगे हम लोग अध्याय 1 में देखेंगे कि एक अध्याय 1 में हम लोग देखेंगे कि एक रसीदा रहती है, रसीदा नाम की लड़की रहती है। वो क्या करती है, वो ना वो बैठकर अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाहें एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले एक अखबार था, उसमें कुछ न्यूज छपा होगा, उसमें लिखा होगा 100 साल पहले। तो वो सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। वो सोचने लगी कि कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ होगा। रशीदा ये सोचने लगती है। तो फिर कैसे पता लगाएं, वो सोचती है कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, यानी कि याद हो। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था वह कैसे जान सकता है ना। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था वो कैसे जान सकते हैं, वो भी एक सवाल खड़ा होता है। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, हम लोग ये देखेंगे पहले। अतीत के बारे में बहुत कुछ जानना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, लोग कपड़े कैसे पहनते थे, किस तरह से घरों में रहते थे। हम आखेटे को यानी कि शिकारियों को, पशुपालन, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहिता और शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन से खेल खेलते थे,
कौन सी कहानियां सुना करते थे और कौन कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे, हम लोग ये भी जानेंगे। हमारा अतीत के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि हम जो भी पहले होते थे उसको याद करने के लिए बहुत से स्रोत थे, उसको हम लोग आगे जानेंगे। तो यहाँ यहाँ देखेंगे कि लोग कहाँ रहते थे। क्या है यहाँ पर दिया हुआ कि लोग कहाँ रहते थे। तो यहाँ पर एक मानचित्र दिया होगा, मानचित्र उसमें दिखाया गया है। देखिए ये मानचित्र है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मानचित्र पृष्ठों में नर्मदा नदी को पता लगा, वो हम देखेंगे। कई लाख पहले वर्ष लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्रह थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादन का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानकारी आखिर शिकारी करते थे। क्या करते थे वो? शिकारी करते थे। अब यहाँ पे है कि अगर अगर तुम उत्तर पश्चिमी की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ, हम लोग इसे मैप में जानेंगे कि मान लीजिए ये हमारा ये भारत है, ये भारत है, सपोज दैट। तो क्या करेंगे तुम, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियां, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है। यहाँ पर क्या है, कुछ क्षेत्रों ऐसे स्थान जहाँ पर लगभग 8,000 वर्ष पुरुष स्त्रियां पुरुषों, इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं, जौ फसलों और उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं का भी पालतू बनाना शुरू किया। लोग क्या करने लगे, गांवों में रहते थे। क्या करते थे लोग? गांवों में रहते थे। पूर्व उत्तर में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां हम लोग देखेंगे आगे। क्या देखेंगे कि पूर्व में गारो तथा मध्य में भारत का विंध्य पहाड़ियां देखेंगे। कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र जहाँ कृषि का विकास हुआ, कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, और स्थान विंध्य के उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देखते हैं पहले मानचित्र किसका, भारत का। किसका देखेंगे? भारत का मानचित्र हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये है हमारा पूरब की एरिया, ये पश्चिम की एरिया, यहाँ उत्तर की एरिया, ये दक्षिण की एरिया। ये हो गया ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हिमालय है, यहाँ ब्यास नदी है, यहाँ चेनाब नदी है, झेलम नदी है, रावी नदी है, सतलुज नदी है, काबुल नदी है, किधर है, सिंधु घाटी है, थार है, चंबल है, यमुना नदी है। यहाँ पे क्या बोले, बिंद पहाड़ियाँ, यहाँ पे बिंदी पहाड़ियाँ है, यहाँ पे गारो है, यहाँ गोदावरी है, दक्कन सतपुड़ा है, महानदी है, बंगाल की खाड़ी है, और इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ पर जो बताया गया था, ऊपर में गारो, ये वही है। पूर्व उत्तर में गारो था, मध्य भारत में बिंद पहाड़ियाँ है। यहाँ पर क्या हुआ था, सबसे पहले यहाँ पर पशुपालन किया गया था। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। हम लोग अभी देखे ना ऊपर में मानचित्र पर सिंधु नदियाँ कहाँ है और वो कहाँ है। देखिए यहाँ पे, यहाँ चेनाब नदी है, रावी नदी है, चेनाब नदी है, रावी नदी है, गारो है, ये सब हम देखे हम लोग। यहाँ पर ना, यहाँ चेराव, झेवल, गावी, ब्यास और सतलज नदी है। यहाँ पे सिंधु नदी है, यहाँ है, यहाँ सिंधु नदी है। यहीं पे क्या हुई थी, यहीं पर हड़प्पा नदी था, हड़प्पा सभ्यता यहीं पर दिया गया है। यहीं पर क्या है, मोहनजोदड़ो दिया गया है। आगे हम लोग देखेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में, जब देखेंगे तब हम लोग इसको विस्तार से जानेंगे।
सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले फूले फले फूले गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा इसकी समुद्र तटवर्ती इलाकों नगरों में विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन नदी का पता लगाओ। तो हम लोग देखते हैं गंगा नदी की सहायक नदी कहाँ है। तो गंगा नदी की सोन नदी यहीं पे हम लोग देखेंगे मानचित्र पे सबसे पहले। तो गंगा नदी कहाँ है हम लोग देखें। गंगा नदी यहाँ है। यहाँ कहाँ निकलती है, यहाँ से निकलती है। उसके बाद क्या है, इसकी फिर ऐसे करके सहायक नदी इसे मिल जाती है। गंगा नदी की ये वाली जो दी है इसे करके सहायक नदी है। ठीक है। इन नदियों के आसपास क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, बिहार यानी कि वर्तमान में क्या है बिहार से नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में किसी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। क्या गई थी, किसी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप में इस एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे देवता पहाड़ या रेगिस्तान नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। क्या था, रास्ता तो बहुत जोखिम भरा था, फिर भी क्या था, उनकी यात्रा जोखिम भरा होने के बावजूद भी वो क्या नहीं था, असंभव नहीं था। अतः कभी लोग काम कर तलाश में तो कभी प्रकृति आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु की शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता की यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं के लोगों ने एक दूसरे के विचार के जानने का अवसर मिला। इसे क्या करते थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, काफिला बनाते थे, कस्बे में रहते थे और लोगों से मिलते थे ताकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाके लोगों के साथ मिलजुल कर उनके बातों को जाने समझे और कुल मिला के बोले तो सीखा करते थे नई चीजों को। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। तो एक बार फिर से मानचित्र चलते हैं। क्या करते हैं, एक बार फिर से मानचित्र चलते हैं। वहां क्या है पहले देख लेंगे। पहाड़ियों और पर्वत समुद्र की उपमहाद्वीप प्रकृति सीमा निर्माण करते हैं। हालांकि लोग इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर लोग यहाँ आए और बस बस गए। लोगों की इसी आवागम ने हमारी संस्कृति परंपराओं समृद्ध किया। कई सौ वर्ष लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने तथा यहाँ तक भोजन बनाए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचार को अपनाते रह गए। यहाँ ये किया गया है। देश का नाम क्या है, अपना देश का नाम। अपने देश के लिए अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस शब्द से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया शब्द जो क्या है इंडस से निकला जिसे कि संस्कृत में हम सिंधु कहते हैं। इस एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। ये नीचे पर यहाँ पर एटलस भी दिया होगा।
क्या है यहाँ, यहाँ ईरान और एटलस और ईरान का पता लगाने बोल रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एटलस नहीं है, यहाँ पर दिखाएंगे कि ईरान किधर है और एटलस किधर है। ठीक है। पश्चिम लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधी को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी से पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत का नाम प्रयोग पश्चिम उत्तर पश्चिम रहने वाले लोगों से एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक वर्ष 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी लिखा मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। क्या होने लगा कि संस्कृत आरंभिक वर्ष 35 वर्ष पुरानी है और कृति ऋग्वेद में मिलता है, इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अब हम लोग आगे देखेंगे, इसको देख लेते हैं कि ताड़ यंत्रों से बनी पांडुलिपि की एक पृष्ठ देख लेते हैं। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। कितने वर्ष पहले लिखी गई थी? तो 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनको अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भेज पेड़ भूर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हैं। तो ये है वो ताड़ का पेड़, इसी में ये किया जाता था, क्या उसको बोलते हैं कि अलग अलग हिस्सों से एक साथ बांध करके और इसमें लिखते थे। कौन? पांडुलिपि लोग। अतीत के बारे में कैसे जाने? आगे हम लोग देखते हैं कि अतीत के बारे में कैसे जाने। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकें ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। और ये पुस्तकें जो अतीत के बारे में जो लिखा गया है उसको क्या कहते हैं? पांडुलिपि। और पांडुलिपि क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे हाथ से लिखा गया है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनू है, जिसका अर्थ है हाथ से निकला है। जिसका अर्थ क्या बोलते हैं? उसको हाथ से निकला है। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, और जो कि लैटिन शब्द से आया है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़ यंत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। क्या क्या है? लिखी मिलती है। तो ये है पांडुलिपि। ये क्या है? ये पांडुलिपि है, लिखी गई पेज है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। इन वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों की कीड़ों ने खा लिया था तथा कुछ नष्ट कर दिए थे। फिर भी ऐसी पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। इसे बहुत से ऐसे होंगे पांडुलिपियां जिसे कीड़ों ने खा गया था, कुछ खराब भी हो गए थे, नष्ट भी हो गए थे, और लेकिन अभी भी बहुत से पांडुलिपियां बची हुई हैं। प्रायः ये मंदिरों और बिहारों से प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यापारों, राजाओं, जीवन, औषधियों तथा विज्ञापन आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि ये अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं, और इसको जो क्या है, संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, जबकि ये प्राकृत और तमिल में है। और प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग भी करते हैं, यानी कि नॉर्मल आदमी भी करते हैं। हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण
किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदर्शों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देखकर पढ़ सकें और उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी कर सकते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयाँ में अर्जित विजयों पर लेख जारी रखा। क्या तुम क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लिखवाने वाले को क्या लाभ थे? ऐसा करवाना क्यों कठिनाइयाँ आती थी? तो इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुएं अतीत में भी बनी और प्रयोग में लाई की जाती थी। ऐसी वस्तुएं भी का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। पुरा पुरातत्वविद पत्थर, ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों के अध्ययन करते थे। वे औजारें, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों से प्राप्त के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी होती थी। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी से नष्ट होने वाले होते थे। ये देखिए, ये क्या है? ये है दीवार में पत्थर में लिखी हुई ऐसे औजार। 25, ये क्या है? 25 वर्ष, 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह एक अभिलेख अशोक नामक शासक के आदर्श पर उत्कीर्ण करवाया। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसके बारे में क्या पढ़ेंगे? तो लेसन 8 में पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं तो लिपियां अक्षरों, संकेतों से बनी होती है, और जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तो हम अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी, अरामिक नामक दो भिन्न लिपियों का भाषाओं में है। और ये क्या है? ये एक प्राचीन नगर से प्राप्त है। इसे पूरी तरह पात्रों 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का, क्या है? एक पुराना चांदी का सिक्का है। इस तरह से सिक्कों का प्रयोग लगभग 25 वर्ष पहले हुआ है। कब हुआ है? 25 वर्ष पहले हुआ है। हमारे द्वारा आज प्रयोग आने वाले सिक्कों का यह सिक्का कैसे भिन्न है, हम लोग वो भी जानेंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि अतीत जो है वो एक है या अनेक है। आगे हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि अतीत जो है वो एक है या अनेक है। क्या तुमने अपनी पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत के बारे में ध्यान दिया है? जब हम ये बुक निकाले थे तो ये आपने क्या ध्यान दिया कि हमारे पुस्तक के शीर्षक में क्या है? वहां लिखा था हमारे अतीत। क्या लिखा था? हमारे अतीत। अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। क्या कहता है? अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है कि उसकी जो बातें हैं वो अपनी ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है। अलग अलग समूह के लिए लोगों को इस अतीत के बारे में अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों जीवन, राजाओं तथा रानियों के जीवन में, व्यापारियों जीवन, शिल्पकार के जीवन में बहुत भिन्न था, है ना। क्या था कि जब पशुपालके थे और कृषक जो जो जीवन करते थे, उस समय देश के अलग अलग हिस्सों में लोग
अलग अलग हिस्सों में लोग व्यापार और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए अंडमान द्वीप अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़ करते थे। उदाहरण के लिए अंडमान के लोग क्या करते थे, तो वो आप अपना भोजन क्या करते थे, मछली पकड़ के करते थे, क्योंकि वहाँ उनके पास और साधन नहीं था, वहाँ पर खेती उपजाऊ नहीं होता था, तो क्या करते थे, अपना जीवन यापन मछलियाँ पकड़ करके ही करते थे। ठीक है। शिकार करके तथा फल फूल संग्रह द्वारा प्राप्त करते थे। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते थे। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे और इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त अन्य तरह के भेद हैं। उस समय शासक अपनी विधियों का लेखा जोखा करते थे। इस समय क्या करते थे, यही कारण है कि हम उन शासकों का उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयाँ के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक आम जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उन जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। आगे हम लोग देखेंगे तिथियों का मतलब। आगे क्या देखते हैं, तो आगे हम देखेंगे तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन का तारीख, माह, वर्ष, जैसे 2000 या इस तरह के कोई और वर्ष बताओगी बताओगी ना। हाँ, तो उसी तरह वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म के तिथि से की गई है। तो क्या की गई है, ईसाई मसीह के जन्म से, जैसे कि मान ले यहाँ पर ईसाई मसीह के जन्म हुआ है, ठीक है ना। ईसा मसीह का जन्म हुआ है यहाँ, तो इधर जो हो गया नया वाला और इधर जो हो गया पुराना वाला। यहाँ से 1 2 3 4 इधर ऊपर की ओर जाएगा और इधर 1 2 3 4 5 ऐसे आएगा। इसको हम बोल सकते हैं कि एक ईसा वर्ष एक एक ईसा वर्ष पूर्व, है ना, 2 ईसा वर्ष पूर्व, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष बाद, हम बताए थे ना कि मान लो ये ईसा मसीह का जन्म है तो इधर 2000 वर्ष बाद, है ना, के रूप में मानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। कुछ बेसिक जानकारी हम लोग देख लेते हैं कि इतिहास में तिथियां कैसे करते हैं। तो अंग्रेजी में बीसी बोलते हैं, हिंदी में ईसा पूर्व बोलते हैं। तात्पर्य कि बिफोर क्राइस्ट, क्या बोलेंगे, बीसी को बी का मतलब बिफोर, 80 का मतलब क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियां को पहले एडी हिंदी में ईस्वी लिखी पाती होगी। यह एनो डॉर्मिन के नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म वर्ष है, और इसका मतलब क्या है, ईसा मसीह के जन्म वर्ष हैं। प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप में प्रयोग लगभग 2 वर्षों पूर्व आरंभ हुआ है। भारत में तिथियों लगभग क्या है, 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ है। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, क्या होता है, बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। बिफोर प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट मतलब अभी, और बिफोर मतलब पहले, यानी कि वर्तमान से पहले। जैसा कि हमने पढ़ा कि अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं, यानी कि छापते हैं। उत्कीर्ण का मतलब होता है उसमें बनाना बोल सकते हैं, या छापना बोल सकते हैं, या उसको उधेड़ना बोलते हैं। इनमें से कई अभिलेख 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। इन अभिलेखों में लिपियां और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। उस समय साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं लिपियां बहुत बदलाव आ चुका है।
विद्वान कैसे जान पाते हैं कि लिखा क्या था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने का एक ही परिक्रम द्वारा लगाया जा सकता है। अज्ञात लिपि क्या है? अज्ञात लिपि। जैसे कि ये हो गया, जैसे कि ये इसको मानते हैं हम लोग ए। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसे इसे जो है इसे क्या किया गया है, इसे पी माना गया है, इसे टी माना गया है, इसे ओ कह सकते हैं, इसे एल कह सकते हैं, इसे एम कह सकते हैं, इसे आई बोल सकते हैं और इसे एस कह सकते हैं। यानी कि ये अनुमानित है ताकि कुछ भी जो है उसे समझ सके कि है यहाँ क्या है ना। इसे के एल, यहाँ पे आई, यहाँ पे ओ, यहाँ पे पी, यहाँ पे ए, यहाँ पे डी या टी या आर या ए, इस टाइप से इसको कर सकते हैं। यानी कि ये और ये सेम मिली तो ये ए, इस टाइप से ये कर सकते हैं कि पहले के लोग कैसे पता लगाते थे लिपियों को। ठीक है। मिस्र मिस्र पर मिस्र के उत्तरी मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा के नाम पे एक कस्बा है। यहाँ एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर लिखा एक ही लेख है, 3 विभिन्न भाषाओं में तथा लिपियां यूनानी तथा मिस्र लिपि के 2 प्रकार हैं। क्या बोला गया है यहाँ? स्पष्ट समझते हैं हम लोग, अच्छे समझते हैं। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा है। क्या है? रोसेटा नामक एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक लेख है 3 विभिन्न भाषाओं में तथा लिपियों में। यूनानी मिस्र लिपि 2 प्रकार के होते हैं और यूनानी लिपि जो क्या है यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। यूनानी कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम से एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। क्या किए गए हैं यहाँ? यूनानी में छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता था और इसे क्या कहा जाता है? कारतूस। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्र के संकेतों को अलग अगल बगल रखते थे। मिस्र के अक्षरों को समानार्थक ध्वनियों की पहचान की, जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ एक अक्षर के लिए एक शेर है ऊपर में, जैसे कि हम दिखाएं यहाँ पर एक अक्षर के लिए एक शेर है तो इसके लिए ओ है, इसके लिए ए है, इसके लिए आर है, इस टाइप से यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ताकि पहचान सके। एक बार जब इन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त है तो वो आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके। और जब ये जान गए कि हाँ इसको ये बोला गया है, इसको ये बोला गया है, तो ये आसानी से फिर अगले अभिलेखों को भी पढ़ सके। यहाँ बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि कल्पना करो। क्या बोल रहा है कि कल्पना करो। क्या कल्पना करो? तुम एक पुरातत्वी का साक्षात्कार लेना है। तुम उन 5 प्रश्नों को एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातत्व प्रश्न पूछनी होगी। ओ यानी कि इसका जो है क्वेश्चन आ गया ये, है ना। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो इसको मिलाना है। कैसे याद कर? तो नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी कहाँ है? तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि आरंभिक कृषि बोल सकते हैं। मगध, मगध कहाँ है? ये तो एक बड़ा राज्य है। गोरा पहाड़िया, गोरा पहाड़िया कहाँ है? तो गारो पहाड़िया कहाँ है? तो गारो पहाड़िया लगभग इसको ऐसे जानेंगे। तो कृषि आरंभ कब हुआ था? तो कृषि आरंभ जो हुआ था वो हुआ था, तो ये आप लोग के लिए है, आप लोग इसको बनाइएगा। तो वो जो है वो खत्म हो गया चैप्टर। अब हम लोग आगे देखेंगे 2। तो फिलहाल इतना ही। आगे हम लोग देख सकते हैं, क्या देखेंगे? आगे हम लोग देखेंगे आखेट खाद
आखेट आखेट खास संग्रह से भोजन तक उत्पादन, ये देखेंगे, है ना। तो एक चैप्टर हम लोग यहीं खत्म करते हैं। तो ये मेरा पहला वीडियो था। थोड़ी सी गलती हुई, बहुत जगह गलती ऐसी हुई जो, क्योंकि फर्स्ट टाइम वीडियो बनाने में थोड़ा सा लगता है, इसीलिए उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। आगे तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिए। मैं धीरे धीरे इसको, मैं पूरा अच्छी तरह से पढ़ाने लगूंगी धीरे धीरे आगे, और इसको बरकरार रखूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।